आज कई टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से यानी ब्लूम के वर्गीकरण से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से, और थर्ड टॉपिक है बेंड्यूरा का सोशल लर्निंग थियरी यानी बेंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी कह देते हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो डिस्कस करेंगे इन तीन थियरीज को या तीन कॉन्सेप्ट्स को जो आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगे कई नंबर दिलाने में। चाहे भी मेरे कैप का मजाक नहीं उड़ाएगा, बर्फ नहीं पड़ रही है दिल्ली में, लेकिन मेरा मन है तो इसलिए लगाया है। ठीक है, बाहर से आई हूं अभी इसलिए लगाया हुआ है, पता चले कमेंट्स में मजे ले रहे हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिसने मजाक उड़ाया देखना, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे क्योंकि आपको सेशन पसंद आता ही है और इसी वजह से एनर्जी भी मेरी अच्छी रहती ही है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, वो जो अपनी समझ है, वो जो अपना बेस है, वो कहां से उसने डेराइव किया है, ये बता दीजिए फटाफट से। अगर एनसीएफ का सेशन ना देखा हो, सर्च करके पूरा पढ़ लेना। मैंने पूरी गाइडलाइंस बताई हुई हैं, क्या मेन गाइडलाइंस हैं 5 के बच्चे को क्या है, रोट लर्निंग यानी रटने से दूर लेके जाना है, लर्निंग विदाउट बर्डन करानी है, मतलब बच्चे पे बोझ नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एग्जामिनेशन सिस्टम में, एक एनरिचिंग आइडेंटिटी बच्चे की बने जो समाज और संस्कृति और देश डेमोक्रेटाइजेशन हो उस आइडेंटिटी का, इस तरीके की आइडेंटिटी बने, है ना। ये सारी चीजें बच्चे की होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए आप बच्चे के वास्तविक जीवन से अधिगम को। ये बात कहता है एनसीएफ। और ये 2005 वाला एनसीएफ कौन से नंबर का है? ये 4th नंबर का है। सबसे पहले 1975, फिर 88, फिर ईयर 2000 और 2005 अभी नया आने वाला है, शायद आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ। थैंक यू हिमानी। इतना तो सच मत बोलिए डैडी में बर्फ गिर रही है। आ जाओ इधर आ जाओ। देखो एक बार यार, मूड लाइट रख के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। आंसर क्या होगा आपको पता है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद। रचनावाद क्या बात करेगा? इसका नाम ही है कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद, मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इस बात पे फोकस होगा। कैसे? एक्टिवली बच्चा सक्रिय होकर के ज्ञान का निर्माण कर सकता है, मीनिंगफुल लर्निंग कर सकता है, एक्सप्लोर करके अपने एनवायरमेंट को सबके साथ सीख करके। इसी पर बेस्ड है आपका एनसीएफ। रचनावाद एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिससे प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर ये लोग बिलोंग करते हैं। ये सभी ये मानते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखा जाए। रचनावाद ये मानता है कि बच्चे को एक्टिव रखा जाए। ठीक है, कॉग्निटिव थियरीज, ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, इन सब का इससे कोई संबंध नहीं है। क्लियर बात हो गई। व्यवहारवाद तो आदत डलवाने की बात करता है। कॉग्निटिव थियरीज जो है वो ब्रेन पे ज्यादा फोकस करती हैं, यहां एक्टिविटी की बात हो रही है। ह्यूमनिज्म मानवतावाद है ना, जिसमें हमने कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो की बात की है। मैराथन सेशन देखे होंगे तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। बताइए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, फटाफट से बताओ। अरे थैंक यू कनक, आंसर करो आंसर। बहुत ही बढ़िया, सब अपनी अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं। यार एनसीएफ 2005 जब ये कहता है कि बच्चे को एक्टिविटी करा के सिखाना है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन वो कर सकता है, रियल लाइफ से जोड़ना है, रटने से अलग हटाना है, रटवाना नहीं है। सिंपल बात है कि लर्निंग इज एक्टिव, ये नहीं होगा, लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। सामाजिक गतिविधि है, सब आप लोग साथ में मिलकर ही सीख रहे हैं। जब हम साथ में आते हैं तो और अच्छे से सीख पाते हैं। तो लर्निंग एक्टिव तो है ही, इसमें बच्चे का सक्रिय होना तो जरूरी है ही, आप एक्टिविटी कराएं। दूसरा ये सोशल कैरेक्टर है, सोशल है अपने नेचर में, मतलब ग्रुप्स में सिखाओ, पीयर ग्रुप में सिखाओ, कोलैबोरेशन करके सिखाओ, कोऑपरेशन करके सिखाओ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब सहयोग कराना है, साथी समूह के साथ सिखाना है, ग्रुप में टीचिंग करनी है, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो, फील्ड ट्रिप्स पे ले जा सकते हो, जहां भी बच्चा एक्टिव है और समाज में होकर के समाज की रियल प्रॉब्लम्स के लिए और रियल लाइफ के लिए सीख रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर एनसीएफ, या फिर अच्छे के लिए ही वो स्टैंड करेगा। आगे बढ़ेंगे। देखो पैसिव नहीं हो सकता, जहां बच्चा पैसिव है वो आंसर खराब। पैसिव नहीं हो सकता, एक्टिव और सिंपल इन इट्स कैरेक्टर। सिंपल कहां होता है, सिंपल थोड़ा ही है सब कुछ। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी, यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एक शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है, बताइए। परमिसिव है, फैसिलिटेटिव है, अथॉरिटेटिव है, डिक्टेटोरियल है, मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाह है। बताइए एक बार, जवाब दीजिए। जवाब सुविधादाता,
बिल्कुल, ये अलग अलग फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मानना है कि जो एनसीएफ है वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद पे, कि बच्चा रचना कर सकता है। कंस्ट्रक्टिविज्म को ही बिलोंग करते हैं पियाजे, वाइगोस्की और जेरोम ब्रूनर। फैसिलिटेटिव यानी सुविधादाता है, स्टेज सेटर है, बच्चा सीख लेगा, आप उसको मौका दीजिए, आप उसके लिए फैसिलिटीज या फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बनाइए जहां आप उसके सपोर्ट के लिए तैयार हो, बट उसको हैंड होल्डिंग ना कर रहे हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप जो उसको मौका दे सीखने का, सुविधा दाता हो। परमिसिव होता है कोई कुछ भी कहता रहे, टीचर ही बैठ करके बच्चों से डांट खा रहा है, उल्टा हो जाएगा। अथॉरिटेटिव मतलब डंडा हाथ में, अधिनायकवादी भी सेम ही है, तो इनको नेगेटिव मानते हैं। डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक माहौल के लिए फैसिलिटेशन जरूरी है, सिर्फ सुविधादाता का काम करे बच्चा, लर्निंग अपने आप होती रहेगी अलग अलग ग्रुप्स और एक्टिविटीज के थ्रू। देखिए एक बार, रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लास इज टू, यानी एक शिक्षक का क्या रोल है, क्या भूमिका है कक्षा के अंदर। फटाफट से ऑप्शन चेक कीजिए और आंसर कीजिए, जल्दी बताओ। ऐनक कहां गया मैम, भिजवा दिए हैं यार, इतना सेटअप हो जाता है, ये भी लगाएं, ये भी लगाएं, ऐनक भी लगाएं, हैं? आंसर कीजिए। खैर कहे हैं तो लगा ही लेते हैं। देखिए, एक शिक्षक की भूमिका बता दीजिए क्लास के अंदर, फटाफट से आंसर करो। बच्चों को भर दे ज्ञान से वो शिक्षक, फॉलो, जो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराए, है ना, ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर राइट आंसर्स, बिल्कुल सही आंसर देना चाहिए बच्चों को, और बिल्कुल जो नॉलेज है उसको भर दे स्ट्रेट फैशन में। फिर है प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि क्या करे, एक तो ऑथेंटिक लर्निंग, जो स्थायी और विश्वसनीय अधिगम है, सोर्सेज हैं, सिचुएशंस हैं, उनको अवेलेबल कराए, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आपकी भी थिंकिंग जागृत हो सके। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको आंसर बता दिया काम खत्म हो गया, आपका भी थॉट उस पर जागृत हो सके, आप समझ सकें प्रॉपर चीज को, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप नॉलेज से फिल कर दें, बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है। ये बात हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी समझ रहे थे, बच्चे को आपको एक पौधे की तरह ट्रीट करना है, ना कि उसको एक खाली बर्तन के रूप में। ठीक है बात, इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी मेरे ख्याल में। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है मुझे लग रहा है। खैर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने से क्या हो जाएगा, मतलब डिसिप्लिन सब कुछ नहीं है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा यदि इंटरेस्ट है बच्चे का सीखने में। तो अगर आप इंटरेस्ट बना पाए, तो हम लोग यहाँ 7,500 लोग इंटरेस्ट की वजह से जुड़े हुए हैं, कोई डिसिप्लिन कोई जबरदस्ती है। मैं कई बार खुद लेट आ जाती हूँ, कई बार मुझे नहीं पता कौन लोग आए हैं कौन लोग आज नहीं आए हैं, आप लोग खुद आते हैं। दैट मीन्स कि सीखने में मजा आ रहा है, जरूरी नहीं है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल ही हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में। फिर है ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन, ये नहीं है बस भर दो बच्चे में नॉलेज, नहीं होगा उससे, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कराना है, ऐसे मौके देने हैं जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके, हम थिंकिंग बीइंग्स बन सकें। ठीक है, बस एक्सेप्ट ना कर लें कुछ भी एज इट इज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 31 क्वेश्चंस हैं, स्पीड से करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक्स इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा वर्णन, सबसे सूटेबल बात बुक के बारे में है ना, बताओ कौन सी होगी, फटाफट से बताओ, आंसर करो, आंसर जल्दी आंसर करो, कोई बफरिंग नहीं है, बहाने मत लगाया करो आंसर करने के चक्कर में, और लाइक शेयर कर दिया करो आके, अच्छा लगता है ना, कृपा आती रहेगी। बताओ एक बार, टोपा लगाने का जी किया इसलिए लगा लिए, जल्दी बताइए। 5 का डी, इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो टेक्स्ट बुक के बारे में बेस्ट है, टेक्स्ट बुक के रोल के बारे में बेस्ट है? तो हम कह सकते हैं दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज एंड रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। आज शाम भी मैं स्ट्रेटेजी में यही बात कर रही थी, किताबें क्या है, एक संसाधन के रूप में है, सब कुछ नहीं है बुक्स, कि टीचर को सिर्फ चैप्टर वाइज बुक्स पढ़ाते जाना है और कुछ नहीं पता हो, इससे नहीं चलेगा। बच्चों को आपको सोचने का भी मौका देना है, एक्टिविटी का भी मौका देना है, उसको विजुअल एड्स भी यूज करने हैं, ऑडियो वाले भी यूज करने हैं, दोनों तरह के भी यूज करने हैं, मतलब हर चीज का इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है सिर्फ बुक्स ही सब कुछ है, सिर्फ सिलेबस खत्म कराना टीचिंग नहीं है। तो बुक्स वन ऑफ द रिसोर्सेज हैं, सर्वो सर्वा नहीं है, एवरीथिंग नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज में से, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन किताब है। ठीक है बात, होमोजेनिटी रहती है पूरे नेशन में। अरे यार किताबों में भी आप देखते हैं कितना वेरिएशन है, सब जगह पे सेम सिलेबस नहीं हो सकता। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, इसके और भी तरीके हैं, करिकुलम प्रोवाइड कराता है गाइडेंस। ठीक है, दे फॉर्म द मोस्ट इसेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन अ रिसोर्स स्टार्व्ड कॉन्टेक्स्ट। अब ये ऐसी बात हो गई कि जहां रिसोर्सेज ही नहीं है वहां पर वो होंगी, तो बाकी चीजें भी हो सकती थी, तो सेट नहीं बन पा रही है बात, एक लॉजिकल आंसर नहीं मिल पा रहा है। बुक्स की बात आएगी तो दे आर वन ऑफ द रिसोर्सेज, नॉट एवरीथिंग।
मतलब बहुत सारे संसाधनों में से एक अच्छा संसाधन है किताब, पुस्तक अगर आप कहना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? बच्चों के विषय में कौन सी एक बात जो है वो सही है? पहला ऑप्शन है बच्चे क्या हैं? पैसिव रेसिपिएंट हैं, यानी निष्क्रिय ज्ञान के प्राप्तकर्ता हैं, या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, या फिर चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी वो एक्टिव एक्सप्लोरर हैं एनवायरमेंट के। बताइए एक बार फटाफट से, जल्दी। अनुराग सिंह नाम ले दिया आपका। रेलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। सापेक्ष रूप से स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। बात कर लेंगे किस दिन इस चैप्टर पे भी। फटाफट से आंसर करो अभी तो। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, बहुत बढ़िया बात है। एक्टिव एक्सप्लोरर्स में क्या समस्या थी ये बताना जरा, कौन सा? देखो आंसर यहां से चूज करना है। इसी बात की मैंने बात की थी, मैचिंग वाले क्वेश्चंस और कई सारे एक साथ चूज करने में आप गलतियां कर देंगे आते हुए भी। बच्चे पैसिव नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान में रखना। जहां भी पैसिव, निष्क्रिय कर दिया बच्चों को तो मतलब आपने रोबोट बना दिया, उनको बिठा दिया बस और भर रहे हो आप, ठीक। बच्चे को एक्टिव होना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, समस्या समाधान करता होगा तो अच्छे से सीख पाएगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है प्याजे ने। कल प्याजे वाइगॉस्की पढ़ के आना, प्याजे करेंगे कल शाम को प्याजे डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। तो कह सकते हैं ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे सही हैं, बी सी डी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो पेपर में ध्यान से ऐसा मत करना कि फर्स्ट या सेकंड में से कोई लगा दो, यहां पे देख के मार्क करना, नहीं तो गलती निश्चित है। एक आध नंबर भी ऐसे चला जाएगा ना तो दिक्कत होगी फिर, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नोइंग द नाइव कॉन्सेप्शंस दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। इसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कह देते हैं, नाइव को। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है हर बार, ये मैंने इसी में शामिल कर दिया है क्योंकि इससे हम रिलेट कर सकते हैं। बताइए एक बार, नाइव कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे क्लासरूम में लेकर के आते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए। कॉल माय नेम, नाम नहीं लूंगी, मयंक ले लिया है, लेकिन फटाफट से आंसर करो, बहुत तेजी के साथ, बहुत ही तेजी के साथ। उत्तम ऐसा नहीं है मैं कोई रैंडम नाम लेती हूं, 8000 लोग हैं यार, ऐसा मैं सोच के थोड़ी नाम लूंगी। 7th का सी कह रहे हैं आप लोग। नाइव कॉन्सेप्शंस, भोली अवधारणाएं कह लीजिए आप इनको, या जो भी आप कहना चाहें, वैकल्पिक अवधारणाएं भी कहते हैं इनको, दूसरा नाम जो है इनका, ठीक। आप जानते हैं ये नाइव कॉन्सेप्शंस का मतलब है कि आपको पता है कि बच्चे कुछ गलत कॉन्सेप्ट लेकर के क्लास में आते हैं, उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं हो सकती हैं जो लॉजिक के हिसाब से या साइंटिफिक हिसाब से, फैक्चुअल तरीके से, जो फैक्ट्स ना हो, जो सही ना हो, वो उनकी ओपिनियन हो सकती है। उनको लग सकता है कि जब हम ट्रेन से जाते हैं तो हमारे साथ पेड़ भी चलते हैं, है ना, या फिर चंद्रमा की अपनी लाइट है, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें उनको लग सकती हैं जो उनको गलतफहमी हो। अब ये जो गलतफहमियां हैं ये हमें अपने एनवायरमेंट से ही बिल्ड होती हैं हमारे, इनको आपको गलत नहीं बोलना। हमारा जो आज का तरीका है मॉडर्न वे का एजुकेशन का, हम इसमें इसको ऑल्टरनेटिव वेज कहते हैं, यानी बच्चों का भी सोचने का ऑल्टरनेटिव तरीका है, वैकल्पिक धारणा है उनकी। गलत धारणा नहीं कहेंगे इसको, नाइव कॉन्सेप्ट्स कहेंगे, यानी अभी अनुभव उतना नहीं है, अनुभव की कमी वाले कॉन्सेप्ट्स। नाइव उसी को बोलते हैं ना जिसमें अनुभव की कमी हो, एक्सपीरियंस की कमी हो, तो इनको नाइव कॉन्सेप्शंस कहेंगे या फिर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कहेंगे। इनको रॉन्ग नहीं कहते और इनको हम एक्सेप्ट करते हैं ताकि हम बच्चे को जान सकें कि उसके अंदर क्या क्या धारणाएं हैं और उनको कैसे ठीक कराना है, डिस्कशन के थ्रू या चैलेंज करके डिस्कशन में। यही इसका तरीका है कि आप डिस्कशन में सही जानकारी तक उसको पहुंचा दें, बजाय कि उसको डांटने के या गलत साबित करने के। ठीक है बात। तो नाइव कॉन्सेप्शंस जो बच्चा क्लासरूम में लेकर के आता है, अगर टीचर को ये बात पहले से पता होगी कि बच्चे कुछ गलत फहमियां लेकर के आते हैं, वैकल्पिक धारणाएं उनकी होती हैं क्लासरूम में, तो इससे फायदा क्या होगा ये बताइए। पहला ऑप्शन है पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल, मतलब टीचर का ही मोरल डाउन हो जाएगा इस बात से। ऐसा कुछ नहीं है, आप हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, आप सुपरमैन और सुपर वुमेन हैं एज टीचर्स। फिर है डज नॉट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, टीचर का कोई पर्पस सर्व नहीं होता इससे। भाई जो भी बच्चा लेके आता है ना, मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूं, बच्चा जो लेके आए ना क्लासरूम में वो अच्छा ही है, आपको उससे बिल्डिंग बनानी है, वो नींव है। ठीक, तो इसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ये तो आपके ऊपर है, आप उसको यूज कैसे करेंगे। फिर है हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, यानी और अर्थपूर्ण ढंग से टीचर अपना लेसन प्लान कर पाएगा, ऐसे एग्जांपल्स ला पाएगा अगर उसको पहले से पता है कि बच्चों के दिमाग में ऐसी गलत अवधारणाएं हो सकती हैं। जैसा मैं आपको एक चीज बताती हूं एग्जांपल देकर के, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कर रहे थे अभी कल परसों, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें एक क्वेश्चन आता है, उसमें 8 प्रकार की गार्डनर ने बुद्धि बताई है, उसमें एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है
कि गार्डनर के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही है, तो उसमें एक ऑप्शन आता है भटकाने के लिए कि गार्डनर ने कहा है 8 प्रकार के तरीके हैं सिखाने के। ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है जो आपके दिमाग में बन गया होगा इनडायरेक्टली ही, अपने आप ही, कि गार्डनर ने कहा होगा 8 प्रकार की बुद्धि होती है तो 8 प्रकार के तरीके होंगे और ये बात सही है, जबकि ये बात गलत है। गलत धारणा बन गई है आपके दिमाग में, ऐसा है ना। ये बात सही थोड़ी है, 8 तरीके थोड़ी होंगे सिखाने के सेवरल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, बुद्धि के 8 प्रकार हैं। तो ये जो गलत धारणा, ऐसी अगर मुझे पहले से पता है कि ये धारणा आपके दिमाग में बन सकती है, आप लोग ये आंसर गलत करते हैं, दैट मीन्स मुझे अपना लेसन प्लान करने में आसानी होगी। अब मैं जानती हूं कि आप गलतियां करेंगे कहां, तो मैं आपका डाउट वही सॉल्व करके या उसको क्लियर करके चलूंगी या उस चीज पे और फोकस करूंगी, जैसे मैं अभी इसी क्वेश्चन पे अटकी हुई हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज क्लियर करनी है, इसमें कंफ्यूजन बनी रहती है। ठीक है बात। तो कह सकते हैं कि टीचर को मदद मिलेगी ये जानने से कि बच्चों के दिमाग में कुछ वैकल्पिक धारणाएं हो सकती हैं जो सही ना हो, तो उनको ठीक करने के लिए, इनको गलत ना मान के विकल्प मानते हैं कि ऐसा भी सोच सकते हैं बच्चे। भाई सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये टीचर को हेल्प करेगा अर्थपूर्ण तरीके से अपने लेसन प्लान को बनाने में। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन, हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग। हैम्पर नहीं करता, है ना, हर चीज आपके रिसोर्स के रूप में काम करेगी, टीचर के लिए तो एटलीस्ट। बच्चे के लिए आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैम्पर कर सकती हैं, आपका भेदभाव करना, आपका बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी या पार्शियल होना, या फिर हम कहें तो ये सब तो एक ही बातें हो गई खैर, या फिर हम कहें बहुत ज्यादा आप अथॉरिटेटिव हैं, पैसिव एक्टिविटी या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम रखते हैं, ये बच्चे के लिए हैम्पर कर सकती है। टीचर के लिए ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो नेगेटिव चीजों को या डिफिकल्ट चीजों को भी वो एक्सेप्ट करके प्लान करे। तो कभी भी ऐसा ऑप्शन जिसमें टीचर को आराम मिले उसको हम सही नहीं मानते। ये बात मैंने आज शाम की स्ट्रेटजी में भी कही थी। होपफुली आपको ये जो पूरा गाथा है समझ आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहती थी। शिक्षक को क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी अपने शिक्षण को सार्थक ढंग से बनाने में, प्लान करने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। A 3-year-old चाइल्ड होगा, A 3-year-old चाइल्ड, देखिए एक बार, अगर आंसर समझ में आ गया हो तो बताओ। अरे थैंक यू सईद, आंसर समझ में आ गया कि नहीं? अरे धन्यवाद भवनीत, वी ऑल आर बेस्ट। फटाफट से आंसर बताओ एक बार, समझ में आ गया कि नहीं आया? टोपी मस्त लग रही है। अच्छा धन्यवाद संदीप, आज से 24 घंटे पहनेंगे, मजाक कर रही हूँ। खैर जल्दी से आंसर करो। 3 साल की बच्ची है जो ये कहती है कि मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन एट दी मिल्क बूथ। यानी एक क्वेश्चन एक्सपीरियंस पे जरूर आता है, बच्चे के अनुभव पे, कि एक 3 साल का बच्चा ये कहता है कि जो दूध है ना वो मदर डेयरी पे ही बनता होगा, यानी मिल्क बूथ पर ही बनाया जाता होगा। अब इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो इस बात का सही एक्सप्लेनेशन दे पाएगा? एज टीचर्स हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को समझ पाएं। बच्चे को आपको अपनी तरह नहीं देखना है कि जितना आप जानते हैं उसको भी उतना ही पता होगा। उसकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो अपनी समझ बनाने में लगा हुआ है, तो उसको उसके तरीके से देखेंगे हम। ठीक, तो यहां पे बच्चे ने यदि ये कहा है कि 3 साल, यही खास बात है कि आपको मजाक नहीं उड़ाना होता बच्चे का, है ना, क्योंकि आपको समझना है उसको। अगर मैं बात करूं तो मिल्क जो है वो मिल्क बूथ पे बनेगा या फिर मैं कहूं मदर डेयरी पे बनेगा, ये बात 3 साल के बच्चे ने कही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये जो बच्चे का आंसर है, ये जो उसका उत्तर है, ये उसके अनुभव पर बेस्ड है जो उसने दूध खरीदते वक्त लिए हैं। किससे? मिल्क बूथ से। मम्मी पापा के साथ गया होगा, या फिर द चाइल्ड हैज नेवर सीन काउज। हमें क्या पता देखी है कि नहीं देखी, इसमें लॉजिक कहां है? और काउज ही देती हैं क्या दूध? भैंस भी है, बकरियां भी हैं। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द चाइल्ड। जो परिवार है वो स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट, एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे पा रहा। 3 साल के बच्चे को दुनिया दिखा दें, है, हर चीज पता होगी उसे, जरूरी नहीं है। द चाइल्ड हैज वेरी लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड, ये कहना भी गलत होगा। 3 साल का बच्चा, क्या चाह रहे हो उससे? देखो, कमियां आपको अपने सिस्टम में, अपने मेथड में ढूंढनी है और बच्चे के अनुभव को महत्व देना है। बच्चा जो भी घर से लेके आए, चाहे वो उसकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो उसका अनुभव हो, चाहे वो उसका जो भी एक वंचित, अगर वो एक बैकग्राउंड से कुछ भी हो, वो आपके लिए धरोहर है। तो हम कह सकते हैं ये बच्चे के अनुभव पर बेस्ड है। जो उसने मिल्क बूथ से दूध खरीदते समय लिया था, उसको वही पता है कि हम जाते हैं मिल्क बूथ पे डब्बा लेके और वहां से दूध मिल जाता है। तो उसने अपने अनुभव के आधार पे बात बता दी। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या परेशानी? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थियोरी, यानी रचनावाद एक सिद्धांत के रूप में क्या है? बताइए एक बार फटाफट से। रचनावाद एक सिद्धांत के रूप में क्या है? शिवानी नाम ले लिया आपका, फटाफट से बताओ। सेंटा क्लॉज लग रही हूं। ये 8,800 लोग देख रहे हैं और पूरे 3,000 लोगों ने लाइक नहीं किया, सिर्फ 5700 लोगों ने लाइक किया। 3100 लोग कहां हैं? गणित देख रहे हैं? बताइए एक बार। नुपुर गुप्ता, बहुत बढ़िया। मेल चेक कर लूंगी नुपुर गुप्ता, आज मैं सोच रही थी आपके बारे में।
मैं करा दूंगी आपकी सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार, कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थियोरी, याद है मुझे, इतनी आसानी से नहीं भूलती हूँ, बस आप लोग हैं बहुत ज्यादा संख्या में तो मैं सबको नहीं पढ़ पाती हूँ। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थियोरी यानी रचनावाद जो है एक सिद्धांत के रूप में कैसा है? एम्फेसाइजेस ऑन मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। देखो रटने की बात आज ही मैंने डिस्कस की थी स्ट्रेटेजी में, मेमोराइज, रोट लर्निंग, इन सब पे फोकस नहीं है। एम्फेसाइजेस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, यानी फोकस करेगा डोमिनेंस नहीं दिखानी है, हिटलर नहीं है आप, ठीक। फोकसेस ऑन दी रोल ऑफ इमिटेशन, नकल करने के रोल पे, जी नहीं, तीनों ही ऑप्शन हट गए, फोर्थ ही बचा है, ऐसे भी चेक करोगे हैं। एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, कंस्ट्रक्शन नॉलेज का, उसके अपने अनुभवों के आधार पे बच्चे का एक्टिव होना, एक्सप्लोर करना, मीनिंग मेकिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब बहुत अच्छी बात है, लर्निंग बाय डूइंग होगी, ठीक। बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं, डोमिनेंट नहीं, फैसिलिटेटिव रोल होगा, सपोर्टिव रोल होगा टीचर का, ना कि डोमिनेटिव होगा वो, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आया क्या? बताओ एक बार। सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखो 3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं आज, 3 कॉन्सेप्ट के मिक्स्ड क्वेश्चन है, 31। देखो, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम। शिक्षक और बच्चे एक साथ मिलकर के वास्तविक जीवन की समस्याओं या वास्तविक समस्याओं पर कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति में ये जो एक चीज है इसको आप क्या कहोगे? बताइए। ट्रेडिशनल तरीका है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, टीचर सेंट्रिक है, या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है? बताइए एक बार फटाफट से बताइए। भाई टीचर और बच्चे दोनों मिले हुए हैं, दैट मींस सामाजिक रचनावादी। अगर सिर्फ बच्चा एक्टिव होता कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह सकते थे, वैसे एक ही बात है, जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाइगॉस्की कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक रचनावाद, मतलब समाज के साथ आपस में घुल मिल के जब बच्चे सीख रहे हैं तो ये सामाजिक रचनात्मक दृष्टि से सही होगा। डी ऑप्शन, सिंपल आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। पियाजे क्या है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार। Nowadays there is a tendency to refer the wrong concepts of children as alternative conceptions। अभी 1 घंटे कहानी गाई थी, अगर ये क्वेश्चन गलत किया ना, पानी मत पीना आज जाके 15 मिनट तक। देखो एक बार, आजकल गलत कॉन्सेप्ट्स को रॉन्ग कॉन्सेप्ट कहने की धारणा है, इसका मतलब क्या है बताइए खुद से पढ़ के। अभी समझाया था 1 मिनट तक, फटाफट से। हिंदी में लिखा हुआ है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहेंगे हम? बताइए। कोई डी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, जानवी नाम ले लिया, फटाफट से आंसर करो। अरे थैंक यू ज्योति। शिवांगी सही है। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग बीइंग नुआंस्ड एंड देयर बीइंग पैसिव, बच्चा पैसिव नहीं होता है सरकार। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। सुंदर बात है कि इस बात की पहचान है ये चीज कि बच्चे जो हैं वो सीखने की क्षमता रखते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग, वो भी सोच सकते हैं। प्याजे भी यही बात कहते हैं, बट उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है अडल्ट से। प्याजे इसी बात को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? भाई अमाउंट तो सेम है बच्चे का, बच्चे भी बराबर ही मात्रा में सोचते हैं, बस काइंड डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है, क्वांटिटी तो सेम ही है। समझ में आया क्या? कनेक्ट कर पा रहे हो? यूजिंग फैंसी टर्म्स, फैंसी टर्म कुछ नहीं है ये। अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग, बच्चे प्रौढ़ों के समान हैं। ये कैसा पॉइंट हुआ? क्यों होंगे वो समान? वो अपने जैसे होंगे, बन जाएंगे धीरे धीरे एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ, ठीक। तो हम कहेंगे, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चे की वैकल्पिक धारणा है, गलत धारणा नहीं कहते। वही एग्जांपल है जो मैं अभी आपको दे रही थी कि बच्चा ट्रेन में है तो वो सोच रहा है पेड़ भी चलते हैं मेरे साथ, है ना, या मैं जहां जाता हूं ये चंदा मामा भी मेरे साथ चलते रहते हैं, ठीक। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो आप रॉन्ग ना कह करके ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं। इसका एक रीजन ये है कि आप ये मानते हैं एटलीस्ट बच्चे ने सोचा तो सही, ये बात बताने में कि चंदा मामा मेरे साथ चलते हैं, उसने सोचा तो होगा, कुछ उसके दिमाग में विचार तो आया होगा, बेशक लॉजिक ना हो उसमें, प्री ऑपरेशनल थॉट कह सकते हो उसको आप। तो हम कह सकते हैं कि वो कैपेबल है थिंकिंग के अपने अनुभव के आधार पर, बट उनकी थिंकिंग अलग है अडल्ट से, तो इसलिए ऑल्टरनेट कह दिया हमने। भाई 2 लोग हैं, आप दोस्त भी हैं 2, या आप एक रिलेशन में भी हैं 2, घर में परिवार में भी बहन भाई भी हैं 2, 2 लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है सेम बात को लेकर के। हो सकता है आप भगवान में विश्वास रखते हो सकता है मैं ना रखती हूं, या वाइस वर्सा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो गलत है या मैं गलत हूं, पता तो आपको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हो गए, मतलब ऑल्टरनेट वे है सोचने का 2 अलग लोगों का। तो उसी तरीके से हम यहां पे महत्व दे रहे हैं। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। 1 नंबर फ्री का है, अगर समझ में आ जाए तो ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता ही है।
आगे बढ़ेंगे। रटने का प्रयास मत कीजिएगा, अगर आप यहां आके रटेंगे तो मेरा गलत से चिल्लाने का घंटे भर कोई फायदा नहीं होगा। देखिए एक बार, चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन द क्लासरूम व्हेन, बच्चों का जो है वो रुचि विकसित होती है बच्चों की कक्षा में, कब? बताइए कब विकसित होगी रुचि? अरे थैंक यू प्रमोद यादव जी। द टीचर फेवर्स ओनली गुड स्टूडेंट्स, जो शिक्षक है वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ही, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको ही एक्सेप्ट करता है, फेवर करता है, उसके फेवरेट बच्चे 4 ही हैं। या फिर द टीचर एनकरेजेस एंड अप्रिशिएट्स ईच स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, यानी शिक्षक हर बच्चे को प्रोत्साहित करता है कि वो भी गतिविधियों में भाग ले। या फिर सी ऑप्शन, दे सिट इन द बिग क्लासरूम्स विद फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं अपने दोस्तों के साथ बड़े से क्लासरूम में बैठ जाएं, इससे उनकी रुचि डेवलप होगी। या फिर दे डोंट गेट होमवर्क, जब उनको होमवर्क ही ना मिले तो रुचि बन जाएगी। बताइए एक बार। देखो आंसर इसका दोनों ही नहीं हो सकते। रुचि कब बनेगी बच्चे की? जब उसको एनकरेज किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाएगा कि सभी आंसर करो, बताओ इसका आंसर क्या है, तब जाकर के कहानी कुछ बनेगी। 6:30 पे यही लेट्स लर्न पे ही हो रही है क्लास आपकी। देखो एक बार, वे बड़ी कक्षाओं नहीं होगा, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए, भाई तुम भी पार्टिसिपेट करो ना। अच्छा जैसे मैं बताती हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो मतलब डीएलएड था, मुझे डांस वांस नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन ये शिक्षक के ऊपर है कि उसको बच्चे को पार्टिसिपेट कराना कैसे है। तो हमारी फेयरवेल थी, आई थिंक हमारे सीनियर्स को हमें फेयरवेल देनी थी, तो मैम को पता था ये टेक्नोलॉजी में इसका चलता है दिमाग, तो उन्होंने कहा ठीक है ये सॉन्ग मिक्स एडिटिंग वगैरह में तुम्हें आना है। मैंने पार्टिसिपेट करना ही नहीं था, क्योंकि ना तो मेरे को मॉडलिंग आती है, ना मेरे को डांस आता है, ना कुछ और आता है उस तरीके का। तो उस केस में लेकिन शिक्षक के ऊपर है, यदि वो बच्चे को थोड़ा सा समझ पाया है तो वो इन्वॉल्व कर लेगा। और मस्त मिक्सिंग हुई है, कह सकते हो यूट्यूब की वो पहली शुरुआत थी 2015 में, फर्स्ट ईयर में। तो वो एडिटिंग जो थी सॉन्ग्स की, उस तरीके से मैंने की और बहुत मजेदार की, है ना। तो कह सकते हैं कि आप एनकरेज करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें, जिस भी एबिलिटी, जिस भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, द कंक्लूजन, children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist। मतलब कि बच्चे जो हैं वो वायलेंट व्यवहार, वायलेंट मतलब आक्रामक व्यवहार को मूवीज से या पिक्चर्स से या वीडियोस से सीख सकते हैं। इस बात में विश्वास कौन रखेगा, ये बता दीजिए। आपको सब आता है, बताते नहीं हो। अरे खतरनाक आता है वो तो, बिल्कुल वो गाना और डांस जो है वो ऐसे बाथरूम तक सीमित होना चाहिए, रूम तक इवन। खैर ये तो एक बात अलग हुई, उन मैम से मिलवाएंगे कभी, बहुत अमेजिंग टीचर हैं। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सी और डी ऑप्शन, डी को लॉक किया जाए, प्रमोद यादव कह रहे हैं। अरे थैंक यू रूपाली। देखिए एक बार, अगर हम बात करें यहां तो आंसर है डी ऑप्शन, एल्बर्ट बेंड्यूरा। ये थियोरी इनकी ना देखियो, SCT कहते हैं इसको, पहले SLT कहते थे, सोशल लर्निंग थियोरी, आज के टाइम पे सोशल कॉग्निटिव थियोरी कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का, विकास नहीं सिद्धांत, सिंपल। ठीक, इसका मतलब है समाज में जो चीजें हम होते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, वो हम सीख जाते हैं। वायलेंट बिहेवियर यदि कबीर सिंह में बच्चा देखेगा 15 साल का तो सीखेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी आक्रामक चीजें सीख ले। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था इनका, है ना। तभी तो मूवीज में एज रेस्ट्रिक्शन लगी होती है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि वो उतने परिपक्व नहीं हुए हैं अभी वो जो देखेंगे उसका प्रभाव उन पे पड़ सकता है। और ये खतरनाक चीज है कि आप बच्चे को सही चीजें दिखाएं, वो भी जरूरी है। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो था वो इन्होंने किया था, और इमिटेशन की भी इन्होंने बात की है कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, मॉडलिंग की प्रोसेस के थ्रू सीखता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बेंड्यूरा, सोशल कॉग्निटिव थियरी। चाहो तो ये पूरी थियरीज यूट्यूब पे ही डाली हुई हैं, थोड़ी सी पुरानी है, सर्च करके पढ़ लेना, मैंने ही कराई हुई है। थियरी का नाम डालो, हिमांशु सिंह लिखो या लेट्स लर्न लिखो, आ जाएगी। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, यानी शिक्षार्थी जो हैं वो फैशन शो को देख करके अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड, इस अनुकरण को हम क्या कहेंगे, बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। शालिनी टोपी का मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, बता रही हूं मैं, श्राप दे दूंगी, 2-2 नंबर कम हो जाएंगे पेपर में। बताओ एक बार। गीता मैम ने नहीं बोला था, पारुल मैम ने बोला था, बताओ एक बार, आंसर कीजिए भाई। 9000 लोग हो गए हम जुड़ करके, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से आंसर करो, मजाक की बात दूर रही। भाई वो बच्चे
स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज, फैशन शो देख रहे हैं मूवी पे, है ना, फैशन टीवी आता था, वो तो खतरनाक था खैर। एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, अनुकरण कर रहे हैं मॉडल्स का, जैसे मॉडल्स चलती हैं वैसे चलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है बात। इस केस में यदि हम बात करें तो ये जो इमिटेशन है इसको क्या कहेंगे, ये जो प्रकार है अनुकरण का इसको क्या कहेंगे? जनरलाइजेशन, प्राइमरी सिमुलेशन, सेकेंडरी सिमुलेशन या सोशल लर्निंग? सामाजिक अधिगम है, जो समाज में होते हुए देख रहे हैं वो सीख ले रहे हैं, ठीक है। सोशल लर्निंग थियोरी बेंड्यूरा की है, सिंपल बात। सोशियो कल्चरल थियोरी नहीं है, वो वाइगॉस्की की है। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी, ठीक है बात। अनसीन पैसेज कल करेंगे। नहीं मजहर ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रही हूं, मॉनिटर हमें कौन करेगा? 9,000 लोग देख रहे हैं, अगर मॉनिटरिंग का डर हो तो जीवन जीना ना छोड़ दें। देखिए एक बार, थोड़ा सा टू द पॉइंट इसलिए चल रही हूं क्योंकि फिर हम बातों में भटक जाते हैं। मैं बहुत बातों नहीं हूं और आप लोग मेरे से भी ज्यादा हैं, तो अगर मैं कोई कमेंट बीच में लंबा ले गई तो वो टॉपिक से भटक जाएंगे। और 31 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। देखो, आवर टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्न्ड टास्क, ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? मतलब सुधार लाने के लिए प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेट करके। डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता, कई बार आपने दिखा दिया कि देखो ये ऐसा होता है, आपका ये पूरा क्या बोलते हैं उसको, सोलर सिस्टम, आपने दिखा दिया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। किसी ने गलती की थी, आपने दिखा दिया देखो सैटर्न की तरफ ये रिंग्स हैं, ठीक। तो ये कौन सा मेथड कहोगे आप इसको? ध्यान से आंसर करना, इसका ध्यान से आंसर करना। श्राप मत देना रिंकू कह रहे हैं। अरे यार रिंकू आए है, पीजे मारते रहते हो हैं। देखो एक बार, मॉडलिंग, मॉडलिंग यानी प्रतिरूपण की प्रतिक्रिया कहते हैं, इसको प्रक्रिया कहते हैं। इमिटेशन कोई मेथड नहीं है, नकल करना मेथड नहीं है। नकल करना एक उसका स्टेप मान लो या फिर एक तत्व मान लो इस थियोरी का। नकल करना कोई मेथड नहीं है, ठीक है। नकल करके सीख लेते हो वो एक डिफरेंट चीज है। इस पूरी प्रोसेस को मॉडलिंग कहा जाता है। जब आप मान लीजिए टीवी में किसी को देखा या कोई चीज को देखा, डेमोन्स्ट्रेशन को करते हुए दिखाया किसी ने, मैं बता दूं आपको कि ये दो जो मार्कर हैं ये क्या है, ये आइडेंटिकल है। दैट मींस ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया मैंने, दिखा दिया आपको। और आपसे कहा जाएगा दो आइडेंटिकल चीजों को दिखाओ ला करके, आप भी ढूंढ के लाओगे। इसे मॉडलिंग की प्रोसेस कहते हैं। मतलब मॉडलिंग में क्या होता है, 4 स्टेप है मॉडलिंग के। फटाफट से बताओ कौन कौन से 4 स्टेप हैं, बताओ एक बार। 4 स्टेप बताओ मॉडलिंग के कौन से हैं, फटाफट से बताओ। कैप पे भी लेट्स लर्न लिखवा दीजिए। लिखवा देंगे सर, अभी तो बहुत व्यस्त हैं, अकेले क्या क्या करें, बताइए एक बार। सही चल रहा है नेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 45 डेज में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा नीलम, धन्यवाद कैप की तारीफ के लिए। 45 डेज में क्या 15 दिन में भी हो जाएगा अगर आप ठीक से पढ़ पाओ तो। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं मॉडलिंग, और आपके पास 90 दिन कहां से लाओगे? जितने दिन है उसी में सोचोगे ना करने का। मॉडलिंग देखो, और मुझे कुछ ऐसा समस्या नहीं है कि कुछ चेप देना है आपको कि मैं कहूं कि नहीं हो सकता 45 दिन में। देखो एक बार, अटेंशन, फटाफट से बताओ 4 स्टेप मॉडलिंग की प्रोसेस के। रिटेंशन, अटेंशन का मतलब है अवधान, नहीं अटेंशन का मतलब है, क्या बोलते हैं अटेंशन को, बताओ यार फटाफट से हिंदी में। अटेंशन को जो भी बोल, ध्यान कह देंगे हम। अटेंशन का मतलब है ध्यान, रिटेंशन का मतलब है अवधान, टिकना दिमाग में। फिर है रिप्रोडक्शन, यानी आप इस चीज को करके देखेंगे, उत्पादन करेंगे इस चीज का। और फिर है रीइंफोर्समेंट या फिर मोटिवेशन, यानी जब आप उसी चीज को रिपीट करें और आपको मिल जाए रीइंफोर्समेंट, प्रोत्साहन, शाबाश कह दे कोई, तो ये लर्निंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और इन्हीं 4 स्टेप्स में चलती रहती है। इसी को मॉडलिंग कहते हैं। जब आपको दिखाया गया कि ये दोनों मार्कर क्या है, आइडेंटिकल हैं। क्या है, आइडेंटिकल हैं। आपकी अटेंशन गई यहां, आपका ध्यान गया यहां। हाँ देखो ये दोनों मार्कर ठीक, कैमलिन लिखा है, ये लिखा है, आपका ध्यान गया। ये चीज आपके दिमाग में रह जाएगी कि आइडेंटिकल का मतलब होता है, हिमांशी ने दिखाया था, दोनों मार्कर बिल्कुल एक जैसे थे, जरा भी अंतर नहीं था। दैट मींस जो बिल्कुल एक जैसे हो। जुड़वा बच्चों की बात कर रही हूं वैसे आइडेंटिकल की मैं, आइडेंटिकल ट्विंस की, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में ये चीज रह गई। अगर अटेंशन नहीं है तो बाकी सारे स्टेप खराब हैं। अगर आप अटेंटिव ही नहीं है कहीं पे तो नहीं सीख पाएंगे। तो ध्यान आपका जाएगा, वो दिमाग में रहेगा कि ये होता है आइडेंटिकल ट्विंस, या आइडेंटिकल होना मतलब बिल्कुल सेम होना। अब आप क्या करेंगे,
नेक्स्ट टाइम आपने देखा किसी एक क्वेश्चन को या किन्हीं भी दो लोगों को, तो आपने ये जो सीखा था इसको आपने करना चाहा, आपने बताया अरे तुम तो आइडेंटिकल ट्विन हो, एकदम एक जैसे दिखते हो, है ना। किसी ने कहा हाँ, मैंने कह दिया अरे तुमको तो कॉन्सेप्ट आ गया भाई, वेरी गुड, शाबाश, जो भी नाम है आपका, लर्निंग हो गई। इसका और भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा और आपका गया ध्यान, आपके दिमाग में रह गया कि मम्मी जो है वो गोल गोल रोटी ऐसे ऐसे बनाती हैं, और आपके दिमाग में ये चीज रह गई। अगले दिन आपने खुद इसको करना चाहा, उत्पादन करना चाहा, रिप्रोडक्शन करना चाहा इस चीज का, आपने किया, भारत का नक्शा बना, फिर भी पापा ने रीइंफोर्स कर दिया कि कोई बात नहीं, शाबाश बेटा, अगली बार ट्राई करो और अच्छा होगा, तो लर्निंग हो जाएगी और आगे और अच्छी होगी। लेकिन अगर यही रोक दिया गया, आपको डांट फटकार लगा दी गई, तो समस्या आएगी लर्निंग में। तो ये 4 स्टेप होते हैं मॉडलिंग के, जिसकी बात बेंड्यूरा करते हैं कि हम डिमॉन्स्ट्रेट करके कोई चीज देख करके अगर सीखेगा बच्चा, तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।